तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चल रहा था और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्ज़ाम में वो यही आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से क्या समझते हैं और ये कैसे बनाया जाता है, हाउ डज़ इट प्रिपेयर, है ना। तो आपने परफॉर्मा बनाना है, जो आपको कल बताया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का टी परफॉर्मा, कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट तो ये आइटम कुछ डेबिट साइड में आएंगे और कुछ क्रेडिट साइड में आएंगे, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि डिफरेंट जो आइटम्स हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, है ना। कि अगर आपका 16 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप एक डिटेल में बता सकते हैं कि आप मटेरियल में क्या दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहला देखिए डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले आइटम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में जो आती है ना। मटेरियल आपका कहीं से भी आया हो, चाहे वो स्टोर रूम से इशू हुआ है, चाहे आपने मार्केट से ख़रीदा है, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया है ना, या किसी कॉन्ट्रैक्टी ने सप्लाई किया है, किसी ने भी सप्लाई किया हो तो आपने उसको डेबिट साइड में दिखाना है। और जैसे एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपने मटेरियल कंज्यूम्ड आपको क्वेश्चन में दिया है ना, और उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो कंज्यूम में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके फिर आपने दिखाना है मटेरियल परचेज्ड, है ना। तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मटेरियल परचेज ही दिया हुआ है तो आप परचेज दिखाएंगे। सेकंड आइटम आती है हमारी डायरेक्ट लेबर। अब देखिए जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो डिफरेंट जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ लेबर है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ पीरियड के लिए जो कॉस्ट है वो अलग हो सकती है। तो जो भी वर्कर या जो भी आपने एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं उसको कुछ आपने टाइम कार्ड मेंटेन करने के लिए कहा जा सकता है, जॉब कार्ड या टाइम कार्ड मेंटेन करने के लिए कहा जा सकता है। और जितने भी टाइम की उनकी वेजेस है या जो सैलरी है वो डेबिट साइड में डायरेक्ट लेबर में दिखा दी जाती है ना। लेकिन अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, तो वो भी हम डेबिट साइड में शो कर सकते हैं कि आप उनकी सर्विसेज तो ले चुके हैं लेकिन आपने वो अमाउंट उनको पे नहीं किया, तो वो भी हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। इसी तरीके से थर्ड आइटम इसमें आती है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए जाते हैं, है ना। तो इनको भी हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। जैसे सपोज़ आपने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्लांट हायर किया और प्लांट जो हायर किया उसके जो चार्जेस हैं, हायर चार्जेस या कुछ फ़ीस पे की आपने एक्सपर्ट को, है ना, फॉर कंसल्टिंग हिम, तो ये जो अमाउंट है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। नेक्स्ट देखिए ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर आपने एक साथ किए उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर या ओवरहेड, जो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं हुए, जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर एक साथ किए गए। तो फिर हम उनका एलोकेशन करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का, है ना, अपोर्शनमेंट करते हैं। तो कुछ बेस होता है कि जहाँ पर जितना यूज़ हुआ उस यूज़ के बेस पर हम उसको शो करते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, सैलरी ऑफ मैनेजर, आर्किटेक्ट, सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स, है ना, या स्टोर्स एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, या एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंडिचर। इसी तरह से आता है नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो अलग अलग हो सकता है। तो प्लांट और मशीन हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो, किसी में ना हो। तो अगर प्लांट एंड मशीन यूज़ हो रही है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपने ये देखना है कि कितने टाइम के लिए वो यूज़ हो रही है। अगर थोड़े टाइम के लिए होगी तो आप उसको हायर कर लेंगे, है ना। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आपको इसको परचेज़ भी करना पड़ सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का आपने यूज़ देखना है कि यूज़ कितना है। अब देखिए फर्स्ट इसने दिया है इन केस ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीन, कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो प्लांट है वो परचेज़ किया गया है या स्टोर से इशू हुआ है और लंबे टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि लंबे टाइम के बाद इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बचेगी, तो फिर हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट के प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट जितने में आपने परचेज़ किया वो शो कर देते हैं। और क्रेडिट साइड में आप उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है या जो भी उसका क्लोजिंग वैल्यू है ना प्लांट की, वो शो कर देते हैं। और सेकंड केस आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है ना, तो फिर आप उसका डेप्रिसिएशन भी शो कर सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहें, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में आ सकता है, या ओपनिंग बैलेंस आपने डेबिट साइड में दिखा दिया और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखा दिया, है ना। सेकंड है इन केस ऑफ जनरल प्लांट एंड मशीन, जैसे भी बता रही थी, शोइंग ओनली द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे सिचुएशन में जहाँ प्लांट ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है ना, स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे 2 महीने के लिए यूज़ हो गया, 3 महीने के लिए यूज़ हो गया, तो आप उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन निकाल कर भी आप उसको दिखा सकते हैं। देखो अब इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं
कि डेप्रिसिएशन एक तो एज़ पर यूटिलाइजेशन रेट बनेगा कि आपने कितने घंटे यूज़ किया, उस घंटे के अकॉर्डिंग भी निकल सकता है ना। जैसे आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो इसका फार्मूला होता है आवर्स के अकॉर्डिंग, है ना, कि जितने घंटे यूज़ हुआ, जैसे मशीन की लाइफ है 2000 आवर्स और आपने 20 आवर्स यूज़ किया, तो जितनी कॉस्ट है इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2000, है ना। और अगर उसकी वर्किंग लाइफ आपको दी हुई है और कुछ दिन यूज़ हुआ तो दिन के हिसाब से भी निकल सकता है। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि अगर आपको रेट गिवन है ना, रेट पर एनम गिवन है और आपने कितने महीने यूज़ किया तो आप उतने महीने का डेप्रिसिएशन शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ तो फिर आप जो है वो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं अमाउंट। उसमें फिर आप ये नहीं देखेंगे कि कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ, जितनी टोटल कॉस्ट है, जैसे 5000 कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन दिया है बट पर एनम वर्ड इज़ नॉट यूज्ड, तो 5000 का 10% 500 आप यूज़ कर सकते हैं और उस डेप्रिसाइड में आप एज ए डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कि कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है अपने अंडर सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लेता है और इसके बदले में उसको कुछ चार्जेस देता है। तो जो भी चार्जेस उसने दिए इसके बदले में उसको भी वो शो कर सकता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, है ना। तो जितना भी उसको दिया वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आ जाता है, जिसमें सब कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट पार्टीज़ को, जैसे फ्लोरिंग के लिए अलग दे दिया, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए अलग दे दिया, डोर के लिए, फर्नीचर के लिए अलग दे दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से जितना भी अमाउंट है डेबिट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा वर्क डन, कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कहा जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम कराने के लिए जो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था, हो सकता है कस्टमर को बाद में याद आया हो, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क के जो चार्जेस हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ने पे किए हैं तो वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है फिर उसको रिवाइज़ किया जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख का, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग 4 लाख का खर्चा था, 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट था, लेकिन वो अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है, 4 लाख से 4,25,000 हो गया, 25,000 का एक्स्ट्रा वर्क कराया गया। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, है ना, लेकिन वो कॉस्ट को बढ़ा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का था अब हो सकता है वो उसको 5,25,000 का कर दे, है ना। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी रिवाइज़ करेंगे और ये एक्सपेंडिचर हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है एक्स्ट्रा वर्क डन। तो ये कुछ था कि डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या है, मटेरियल। अगर मटेरियल रिटर्न किया गया है टू द सप्लायर, टू द स्टोर, या ट्रांसफ़र किया किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, या उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मटेरियल, है ना, ये हमारा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी 2-3 पॉइंट इसने बताए हैं। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कंप्लीटेड, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो जितनी वैल्यू बची है मटेरियल की उसको आप क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। कुछ वापस किया है तो मटेरियल रिटर्न नोट तैयार हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो आप अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस बचा है ना, तो आप दिखाएंगे। अदरवाइज़ इन दिस सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय द वैल्यू ऑफ मटेरियल, बट मटेरियल अकाउंट इज़ नॉट डेबिटेड। मटेरियल डेबिट नहीं होगा बिकॉज द मटेरियल आर नॉट बीइंग रिटर्न टू स्टोर। मटेरियल वापस नहीं किया है, आपका सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बचा है, तो आप क्लोजिंग बैलेंस दिखा सकते हैं। अगर मटेरियल सेल हुआ है ना, सेल हुआ है तो आप उसकी सेल दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि मटेरियल जा रहा है, क्रेडिट साइड में आप शो करेंगे। उसका जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होगा, इन केस ऑफ लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर कोई मटेरियल लॉस हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसका जो लॉस है या जो भी डिस्ट्रॉय हुआ उसको वहाँ पर शो कर सकते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट में। और P&L अकाउंट को आप डेबिट भी कर सकते हैं इस तरह के लॉस के लिए। अगर जो लॉस है वो एबनॉर्मल है ना, ये वेस्टेज एबनॉर्मल है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाय P&L, और ब्रैकेट में आप इसको जो है वो शो कर सकते हैं कि इट इज़ एन एबनॉर्मल लॉस विच इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि अगर कोई ऐसा लॉस हुआ है तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट, मशीनरी एंड टूल्स, है ना। तो इसी तरीके से प्लांट, मशीनरी एंड टूल्स जो रिटर्न हुई हैं वो आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में।
प्लांट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी क्रेडिट साइड में। अगर वो सेल किया जाता है तो जितने का वो सेल हुआ प्लांट है ना, वो क्रेडिट साइड में। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है, तो प्रॉफिट है तो कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट में आ जाएगा, लॉस है तो कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट में चला जाएगा। और अगर डेप्रिसिएशन है तो आप डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट में आता है। बट अगर कोई प्लांट बेचा है तो फिर उसका डेप्रिसिएशन निकाल कर ही आप उसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रगति पर है, मतलब काम कंप्लीट नहीं है, है ना। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो बिल्कुल सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकल जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकता है आपका काम कंप्लीट ना हो। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस निकाला जाएगा। अब इसके भी दो पार्ट होंगे, एक होगा वर्क सर्टिफाइड और एक होगा वर्क अनसर्टिफाइड। अब देखिए सर्टिफाइड क्या है कि वर्क कंप्लीटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। काम तो कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन उसको सर्टिफाई कराना होता है हमें बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम आर्किटेक्ट। कि कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी होती है कि वो आर्किटेक्ट से या जो सर्वेयर है या जो वैल्यूअर है उससे उसको एक तरह से सर्टिफाई कराए। अगर ये जो एक्सपर्ट हैं वो सर्टिफाई कर देते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि उन्होंने इस काम को चेक कर लिया है और सभी काम जो है वो ओके हैं और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है और वर्क सर्टिफाई हो चुका है तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, है ना, टोटल कर लेंगे, टोटल प्राइस दिखा देंगे कॉन्ट्रैक्ट का, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको P&L अकाउंट में, या जो भी लॉस आएगा उसको P&L अकाउंट में आप शो कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो 4 सिचुएशन हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट हम जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करेंगे या कितना अमाउंट जो है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 4 सिचुएशन हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि अगर जो आपका काम इनकम्प्लीट है और अगर आप उसको मैच करते हैं तो कैश आपको रिसीव हो चुका है ना, कुछ काम का। तो देखिए वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बता रखा है इन्होंने। सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं और अनसर्टिफाइड, तो देखो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बेस्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड इनटू 100। जैसे देखो एग्जांपल कि आपको ये कहा है कि 2,56,000 अमाउंट रिसीव हुआ, ये कैश रिसीव हुआ, जो कि 80% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का, है ना। तो आप वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं। 2,56,000 है आपका कैश रिसीव और ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो 100/80 हो जाएगा। ये आप वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कैश रिसीव्ड गिवन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वर्क सर्टिफाइड निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100, इस तरह से आप जो है वो इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ बेस्ड ऑन सम पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कुछ पार्ट पर बेस्ड है ना, या वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन पर बेस्ड है। तो फार्मूला हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वैल्यू ऑफ वर्क डन इनटू दैट पार्ट विच इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वैल्यू ऑफ वर्क डन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 1 लाख और इसने कहा कि 3/4 है वर्क सर्टिफाइड, तो सिंपली आप 1 लाख का 3/4 करेंगे, ये 75,000 आपका क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, काम तो हो गया लेकिन अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पर विद द कॉस्ट ऑफ दिस अनसर्टिफाइड वर्क हम इसको शो करेंगे, है ना। कि जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होता आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लेकिन आप इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क इन केस ऑफ इनकम्प्लीट वर्क इफ़ प्रॉफिट इज़ टू बी एसर्टेन, है ना। और अगर प्रॉफिट एसर्टेन हो जाता है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो क्लियर हुआ कि अगर कोई वर्क है जो अनसर्टिफाइड है बट कंप्लीटेड, काम हो चुका है बिल्कुल लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ, तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये पहले बताया था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो अमाउंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को काम होने के बाद देने का प्रॉमिस करता है, तो वो इंस्टॉलमेंट में पहले भी दे सकता है ना। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में
है ना, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख कर ये एंट्री करते हैं। तो अगर उसने कुछ एडवांस दिया है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ एडवांस भी दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट, है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ये एंट्री करते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बैलेंस अमाउंट भी कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव हो जाता है, तो हम इस अकाउंट को फिर क्लोज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इजी है प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना, है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं फिर कि कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रेडिट साइड है उसका आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो अमाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए कौन सी एंट्रीज होती हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टिव पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जितने का कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का, 15 लाख का, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी, जैसे बाय मिस्टर राम, कॉन्ट्रैक्टी सपोज राम है तो बाय मिस्टर राम, और 10 लाख है तो 10 लाख का अमाउंट आप कहाँ दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखो अगर कोई प्रॉफिट होता है ना, जैसे बताया आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया वो ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो एंट्री करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इन केस ऑफ लॉस, कि अगर आपका जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखो प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो था अगर काम कंप्लीट है तो इजी है ना, एक ही साल में कंप्लीट हो गया, आपने इजीली उसका प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन अगर इनकम्प्लीट है तो फिर जैसे बताया कि कितना अमाउंट प्रॉफिट का वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगा और कितना P&L में ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए 4 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, है ना, कि सबसे पहला कि अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1/4 से कम है तो फिर सारा का सारा अमाउंट जो बचा हुआ है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, टू वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए इफ़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेस देन 25%, नो प्रॉफिट इज़ टेकन इनटू अकाउंट, कोई प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, एंड बैलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। सेकेंड, इफ़ द सर्टिफाइड वर्क इज़ 1/4 और मोर देन 1/4, 1/4 से ज़्यादा है या 1/4 है तो फिर, और लेकिन 1/2 से कम है, 1/2 से कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो फिर हम क्या करेंगे, ओनली 1/3 ऑफ द कंप्यूटेड प्रॉफिट एज रिड्यूस टू कैश बेसिस, जो कैश बेसिस से रिड्यूस हुआ हो, रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड शुड बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो ये इस फॉर्मूले से आपका क्लियर हो जाएगा, जितना आपका क्रेडिट बैलेंस बचा कॉन्ट्रैक्ट का इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसी तरीके से इफ़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क इज़ 1/2 और मोर देन 1/2, 50% या 50% से ज़्यादा है बट 90% से कम है, बिटवीन 50 एंड 90%, तो 2/3 जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा किस में, P&L में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसी तरीके से अगर 90% से ज़्यादा है बट 100% तक है, 90 और 100 के बीच में है, तो फिर हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते हैं, जितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, है ना, वो निकाला जाएगा और फिर देखा जाएगा कितना आपने ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना है उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंप्लीशन, कितनी कॉस्ट आएगी, ये डिडक्ट करके आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपने P&L में डालना है, उसके लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऐसे ही दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो प्रपोर्शन निकाल कर ये अमाउंट आपका P&L में जाएगा और बाकी लॉस में जाएगा। एंड इन केस ऑफ लॉस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा लॉस आप P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो थ्योरी का मोस्टली क्वेश्चन जो आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से वो यही आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है एंड कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो उसमें आपने इसी चीज़ की डेबिट एंड क्रेडिट साइड वाली जो आइटम है उसी को एक्सप्लेन करना है।